Hello students, welcome back. This is Imran. We're discussing class 9 physics unit number 3 dynamics 1. तो आज की वीडियो में हम इस चैप्टर का टॉपिक 3.2 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। तो न्यूटन से ये जो अपने 3 लॉज जो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे 1686 में प्रेजेंट किए थे। उनकी एक मशहूर और मारूफ किताब प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल मैथमेटिक्स में ये जो है न्यूटन की बुक है जिसको आज तक जो है ग्रेटेस्ट साइंटिफिक वर्क पे इंक्लूड किया जाता है। ठीक, तो फर्स्ट हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? अकॉर्डिंग टू न्यूटन कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में ही रहेगी जब तक उसको हम डिस्टर्ब ना करें, बाहर से एक्सटर्नल कोई फोर्स लगा करके डिस्टर्ब ना करें, वो हमेशा रेस्ट में रहेगी। ठीक है, जैसे मार्कर रेस्ट में ही रहेगा जब तक मैं इसके ऊपर फोर्स लगा के इसको डिस्टर्ब ना करूं। ऐसी कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट में है तो वो मूवमेंट में ही रहेगा अनलेस एंड अनटिल बाहर से कोई फोर्स इसको रोके ना। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल नेट फोर्स, बाहर की नेट फोर्स के एब्सेंस में, एक्सटर्नल फोर्स के एब्सेंस में एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इट विल रिमेन एट रेस्ट, वो हमेशा रेस्ट में ही रहेगा। व्हाइल एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, और जो ऑब्जेक्ट मोशन में है, हरकत में है, विल कंटिन्यू टू मूव, वो मूवमेंट कंटिन्यू रखेगा विद कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, जब बाहर से कोई फोर्स ना लग रही है तब। ठीक है, तो इसको हम इस तरह भी बता सकते हैं, एफ नेट इक्वल टू जीरो। अगर नेट फोर्स जीरो है, बाहर से एक्सटर्नल लगने वाली जो फोर्स हो अगर जीरो है, तब क्या होगी? चेंज इन वेलोसिटी नहीं होगा। वेलोसिटी में अगर मूव कर रही ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव करे तो बाहर से कोई फोर्स उसको ना रोके तो उसी स्पीड से मूव करता रहेगा, डेल्टा वी जीरो होगा। जब चेंज इन वेलोसिटी जीरो होगा तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। इससे पहले वाला चैप्टर में हमने पढ़ा एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी का चेंज, स्पीड वेलोसिटी में जो चेंज आता है उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। एग्जांपल यहाँ पे मान लीजिए एक बॉल है, फुटबॉल है या कोई भी एक बॉल है रेस्टिंग पोजीशन में, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा जब तक इसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स ना लगे। मान लें एक फुटबॉलर ने इसको किक किया, जब किक करा तो ये बॉल आगे जाएगी, मूवमेंट में आ गई, किस वजह से? ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। ऐसे ही एक जो है फुटबॉल है या फिर कोई भी बॉल है वो मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, मोशन में, वो कब रेस्ट में आएगी? वो हमेशा मोशन में रहेगी जब तक उसको बाहर से कोई फोर्स लगा करके ना रोका जाए। अब इस केस में ये या तो कोई और प्लेयर इसको रोके या फिर एक्सटर्नल फोर्स क्या हो सकती है? ग्राउंड की जो फ्रिक्शन है, ग्राउंड की जो फ्रिक्शन है, रफनेस, रफ जो सरफेस है, वो इसको रोक लेगी, फ्रिक्शन की वजह से रुकेगी फुटबॉल, या फिर जो है वो ग्रेविटी की फोर्स की वजह से, एयर रेजिस्टेंस की वजह से फुटबॉल रुक जाएगा। तो ये सारी एक्सटर्नल फोर्स नहीं आ जाती। अगर ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं होती, आप इस फुटबॉल को स्पेस में ले जाकर के किक करके छोड़ रहे तो ये सेम स्पीड से चलता रहेगा, क्योंकि वहां पे ना एयर रेजिस्टेंस है, ना जो है वहां पे फ्रिक्शन है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन वो बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल है वहां पे। ठीक है, तो कांस्टेंट स्पीड से, मोशन से, वेलोसिटी से चलते रहता है। यहाँ पे एक और जो टॉपिक है इसी लॉ से रिलेटेड है वो है इनर्शिया। बेसिकली हम इस पूरे लॉ को एक वर्ड में बता सकते हैं, इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? रेजिस्टेंस टू चेंज। किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी, चेंज को रेजिस्ट करना, चेंज को मना करना, रोकना। सही, फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में, तो ये रेस्ट में ही रहना चाहेगा जब ये रेस्ट में है, जब तक बाहर से फोर्स नहीं लगती है रेस्ट में होता है। तो ये रेजिस्टेंस टू चेंज है इनर्शिया। कोई बॉडी मूवमेंट में रहना चाहती है, ठीक, जब तक बाहर से कोई फोर्स ना लगे, तो ये हो गया रेजिस्टेंस टू चेंज, जिसको हम शॉर्ट में इनर्शिया बोलते हैं। एक्सपेरिमेंट देख लें, यहाँ पे एक ग्लास है, इसके अंदर वाटर है, ऊपर एक कार्ड है और उसके ऊपर एक कॉइन है, सिक्का है, या कोई भी ऑब्जेक्ट है जो थोड़ा हैवी है। अब अगर मैं इस कार्ड को यहाँ से ऐसे फोर्स लगाऊं आगे की तरफ, तो ये कार्ड आगे की तरफ मूव करेगा और कॉइन अपनी जगह पे ही रहेगा जहां पे था। होना तो ये चाहता कॉइन को इस कार्ड के साथ जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि इनर्शिया ये कहती है कि बॉडी जिस स्टेट में, बॉडी उसी स्टेट में रहना चाहती है। इस पॉइंट पे इस कॉइन के ऊपर नीचे की तरफ वेट एक्ट कर रहा है, ठीक है, वेट फोर्स नीचे की तरफ है। मैंने अब वेट तो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा था, मैंने हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाई, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा तो कॉइन की प्रॉपर्टी ये है कि इनर्शिया की वजह से वो अपनी रेस्ट पोजीशन में रहना चाहेगा। दैट्स व्हाई कार्ड तो आगे चला गया, कॉइन अपनी जगह में रहा, जब कार्ड आगे निकल गया तो वो फिर नीचे आ गया। अब ये जो इनर्शिया है ये डिपेंड करती है मास के ऊपर, मास के ऊपर। जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट का मास होगा उतना ही ज्यादा ऑब्जेक्ट का इनर्शिया होगा। सही, सेम बॉडीज का इनर्शिया सेम, डिफरेंट बॉडीज का इनर्शिया सेम नहीं होता है। आई होप इट्स क्लियर। स्टूडेंट को जो फर्स्ट है, आप अपनी एवरीडे में काफी प्लेसेस पे देखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप बस में खड़े हुए हैं, आप अक्सर आपने मूव करा होगा, बस में ट्रेवल करा होगा, बस में क्या होता है, अगर आप स्टैंड है, बिल्कुल स्ट्रेट,
तो अगर बस आगे को मूव कर रहा है, एकदम से रुकी हुई थी और आगे को मूव कर रहा है, तो क्या होगा, आपकी बॉडी इनर्शिया की वजह से उसी पॉइंट पे रहना चाहिए। मान लीजिए बस है, आप यहाँ हो, अब बस जो है वो आगे मूव करती है, तो इनर्शिया के अकॉर्डिंग जो है आपकी बॉडी चाहेगी कि जिस पॉइंट पे आप थे उसी पॉइंट पे रहे, जबकि क्योंकि आप बस के साथ आगे चले गए हो, आप हो यहाँ पे, लेकिन आपकी बॉडी क्या होगी, ऐसे पीछे की तरफ, जब स्पीड में गाड़ी आगे तो आप इसको पीछे की तरफ जर्क आता है, वो इसलिए होता है कि जो आपकी बॉडी यहाँ है वो अपनी पोजीशन जो ओरिजिनल यहाँ पर थी यहीं पे रहना चाहिए, दैट्स व्हाई। ऐसे ही अगर ब्रेक लगे तो क्या होता है, आप अपनी पोजीशन से आगे की तरफ मूव करते हैं, ये भी इनर्शिया की वजह से होता है कि अगर कार में ब्रेक लगता है, ये फॉर एग्जाम्पल मूव कर रही है कार, ब्रेक लगा लिया तो वो थोड़ा पीछे हो जाएगी, ठीक है भाई। आप क्योंकि यहाँ हो गए, आप होना कहाँ चाहिए था, आपको यहाँ होना चाहिए, इसलिए आप पीछे की तरफ आप में फोर्स आएगा। इसी तरह अगर कार जो है वो लेफ्ट टर्न करेगी तो आप ऐसे राइट की तरफ गिरते हो, राइट टर्न करती हो तो आप लेफ्ट की तरफ गिर रहे होते हो इनर्शिया की वजह से, राइट। नाउ नेक्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करते हैं। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, बेसिकली न्यूटन सेकंड लॉ में ये कहा जाता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप जितनी ज्यादा फोर्स लगाओगे उसमें उतना ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, मतलब वो उतनी स्पीड से जाएगा, तो चेंज इन स्पीड जितना ज्यादा उतना ज्यादा एक्सेलरेशन, ठीक। और किसी ऑब्जेक्ट पे आप जो फोर्स लगाते हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सेलरेशन के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, यानी जो एक्सेलरेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, तो जितना ज्यादा मास होगा उतना कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो इसको इसकी थ्योरी के थ्रू समझते हैं डिटेल में। द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ नेट फोर्स, किसी ऑब्जेक्ट में कोई फोर्स लगाया आपने से, ये फोर्स की वजह से उसमें मूवमेंट क्रिएट हो गई, मूवमेंट की वजह से एक्सेलरेशन आएगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, मीन जितनी ज्यादा फोर्स उतनी ज्यादा ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन आएगी। ऑब्जेक्ट कोई गाड़ी हो सकती है, कोई कार, कोई बॉल, कोई इंसान, कुछ भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट का मतलब वो मैथ वाला, सॉरी वो क्या इंग्लिश वाला ऑब्जेक्ट नहीं है, रिस्पॉन्सिबल ऑफ डूइंग वर्क, सॉरी क्या बोलते हैं जिसपे काम किया जाता है वो वाला नहीं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी चीज है, ठीक। तो जितनी ज्यादा फोर्स उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी इन द सेम डायरेक्शन एज द नेट फोर्स, और एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन पे, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगे एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और मास ऑफ ऑब्जेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मीन जितना ज्यादा मास उतना एक्सेलरेशन कम होगा। इस चीज को जो है हम इस एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं, पहले इसकी डेरिवेशन देख लेते हैं। एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स की, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है। अगर आप ऊपर ही लिखो मल्टीप्लाई में तो मतलब ये चीज, अगर आप इस चीज को बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब एक क्वांटिटी के बढ़ाने से अगर दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ती है तो इस रिलेशन को हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब फोर्स बढ़ाओगे तो एक्सेलरेशन बढ़ेगी। ऐसे ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल में भी साइन तो यही होता है, लेकिन जो जिस ऑब्जेक्ट को आप बताना चाह रहे हो वो इनवर्सली उसको नीचे लिखना होता है। इसका मतलब ये होता है अगर मैं मास को बढ़ाऊंगा तो एक्सेलरेशन कम होगी, या वाइस वर्सा, एक्सेलरेशन बढ़ेगी तो मास क्या होगा, कम होगा, सही है। और बेहतर ये कि आप यूं ही समझ लो कि अगर मास बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन कम होगा, ठीक। आप इन दोनों को, क्योंकि इसके भी बराबर इसके भी बराबर, दोनों को मिला दिया तो एक प्रोपोर्शन हो गया, एफ अपॉन एम के, वन की प्लेस में एफ आ गया। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा तो कांस्टेंट आएगा इक्वल टू के, मान लें कि इक्वल टू 1 है तो के की जगह में 1 पुट किया तो 1 तो खत्म हो गया, एफ अपॉन एम रह गया। एम यहाँ डिवाइडर इक्वल टू से आगे मल्टीप्लाई एम ए हो गया, और एफ अपनी जगह में इसको से घुमा के जगह एफ इक्वल टू एम। ये न्यूटन सेकंड लॉ का फार्मूला है। अब ये फोर्स का फार्मूला है, इक्वल टू एम ए, आगे न्यूमेरिकल्स में भी आपके काम आएगा। और आपको पता है यूनिट क्या होता है फोर्स का, ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। और ये न्यूटन कैसे ड्राइव होता है देखिए, मास का यूनिट क्या होता है, मास का यूनिट केजी होता है। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है साइंस सिस्टम में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम शॉर्ट फॉर्म में एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इतना बड़ा यूनिट लिमिट अच्छा आप एन लिखेंगे न्यूटन कि जब किसी बॉडी में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जब 1 किलो की मास की बॉडी में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है तब हम उसे कहते हैं वो 1 न्यूटन है। तो यहाँ पे देख लें जरा इसकी आपको एक तरीके से विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन हो गई इस लॉ की, कि ये मान लें एक कार्टन है जिसका एक मास है 10 kg है, फॉर एग्जांपल 10 kg। अब आप इसमें 4 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अब इसी सेम कार्टन के ऊपर जिसका मास सेम है आपने फोर्स को बढ़ा दिया,
तो क्या होगा, ये जो सेम गार्डियन में फोर्स बढ़ी है तो इसकी एक्सेलरेशन भी बढ़ेगी, ये ज्यादा स्पीड से आगे जाए। ठीक है, अब आपने मास को डबल कर दिया, फोर्स पहले वाली रखी। ठीक, अब क्योंकि पहले अगर मास 10 kg था, अब आपने 20 kg कर दी है और फोर्स वही है, तो क्या होगी, एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस है क्योंकि इसका मास ज्यादा है, सेम फोर्स में उतना ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। इसी तरह अगर एक बंदा जो है वो बाइक खराब हो जाती है, उसको पुश करता है तो वो इजीली बाइक को ले जा सकता है, लेकिन वही जगह अगर कार खराब हो जाए तो एक बंदा कार को पुश करके नहीं ले जा सकता, नहीं मूव करा सकता, ट्रक हो जाए तो और नहीं कर सकता। तो जैसे जैसे मास बढ़ते जाएगा, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन क्या होगी, कम होती जाएगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। नाउ वी विल डिस्कस थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसको कॉमनली हम एक्शन का रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ रिएक्शन क्या है, whenever one object exerts a force on a second object, जब भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है, the second object exerts an equal and opposite force, और जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उतनी ही फोर्स जितनी पहले वाले ऑब्जेक्ट में लगाई है दूसरे ऑब्जेक्ट में, दूसरा ऑब्जेक्ट भी उतनी ही फोर्स पहले वाले ऑब्जेक्ट पे लगाता है, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट अपोजिट फोर्स लगाता है अपोजिट डायरेक्शन में फर्स्ट ऑब्जेक्ट में। ठीक है, मान लीजिए फुटबॉल है, ये आप किक कर रहे हैं बॉल को, तो ये आपका फुट है, फुट को हम ए बोल देते हैं, फर्स्ट जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। अब ये सेकंड ऑब्जेक्ट है, बी फुटबॉल है, आपने फोर्स अप्लाई करा तो एक्शन फोर्स हो गया, आपने एक्शन किया एक्शन, और इसके रिजल्ट में फुटबॉल आपके ऊपर भी फोर्स लगाएगा जितनी आपने फोर्स लगाई है, तो इसको हम कहते हैं रिएक्शन फोर्स। अब ये फुटबॉल जो है वो आगे की तरफ मूव करेगा और आपके आपके जो फुट में भी एक फोर्स फील होगी। ठीक है, अब आप कह सकते हैं कि अगर फुटबॉल ए जो है यानी बॉडी ए जो है फोर्स लगा रही है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं एफ एक्सर्ट हो रहा है ए बी, यानी ए बी के ऊपर फोर्स लगा रही है, एक्शन फोर्स। अब रिजल्ट में बी ए के ऊपर भी फोर्स लगा रही है, तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं बी ए माइनस साइन बता रहा है अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। तो दोनों फोर्सेस को एक दूसरे को कैंसिल करके, जैसे इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, ऑब्जेक्ट को बिल्कुल रेस्ट में रहना चाहिए था। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि दोनों फोर्सेस एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं लग रहे। जो मैं किक कर रहा हूँ वो फोर्स मैं फुटबॉल के ऊपर लगा रहा हूँ, फुटबॉल फोर्स मेरे फुट के ऊपर लगा रहा हूँ, दोनों अलग अलग बॉडीज के ऊपर फोर्स लग रही है, दैट्स व्हाई ऑब्जेक्ट मूव करते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम जमीन पे जंप करते हैं तो हम जो है ना फोर्स डाउनवर्ड एक कर रहे होते हैं अपने फुट के थ्रू, रिजल्ट में जो है अर्थ हमें अपवर्ड मूव कराती है ऊपर की तरफ। ठीक है, ऐसे अगर मैं बॉल को पंच करूं, मैं किसी हैवी बॉल को पंच करूं, बैग को पंच करूं, तो क्या होता है, मुझे एक फोर्स फील होती है और जिसकी वजह से पेन भी होता है। ठीक है, एक्शन का रिएक्शन आपको हर जगह मिलेगा, तो इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए, होता है। सही है, आई होप न्यूटन थर्ड लॉ क्लियर है आप सबको। अब हम इसकी कुछ लिमिटेशंस न्यूटन के सारे लॉज की डिस्कस करते हैं। तो लिमिटेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉ, ऑल्दो न्यूटन्स के जो लॉ है एवरीडे बिहेवियर, एवरीडे ऑब्जेक्ट्स के बिहेवियर को बहुत अच्छी तरीके से बताते हैं। फॉर एग्जांपल कार हो गया, फुटबॉल हो गया, कोई भी एक जो एवरीडे नॉर्मल चीज हो जिनको आप देख सकते हो, जिनको आप छू सकते हो, उनके उनके फिनोमिना को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है। वेलोसिटी, मास, एक्सेलरेशन वगैरह वो अच्छे से बताएगा, स्पीड को। लेकिन कुछ न्यूटन्स की जो है ना कुछ लिमिटेशंस भी हैं लॉज की, उन लिमिटेशंस को आज हम डिस्कस करेंगे। जिनमें पहला जो लिमिटेशन है वो ये है कि न्यूटन्स के जो लॉस है, जहाँ पे वो जिन लॉस के थ्रू स्पीड, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वगैरह बताते हैं न्यूटन, वो एटॉमिक लेवल पे फुलफिल नहीं होते, यानी एटम के लेवल पे, बहुत छोटा लेवल एटॉमिक लेवल मतलब क्या कि एटम को किसी ने देखा भी नहीं है, जस्ट असम्पशन सही है, तो वहां पर ये लॉस फेल हो जाते हैं। और अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहा हो तो उस टाइम भी न्यूटन के लॉस वहां एप्लीकेबल नहीं है। तो ये दो लिमिटेशन है न्यूटन के लॉस की, जो यहाँ पे बुक में जो रिटर्न उसको डिस्कस करते हैं। न्यूटन लॉस आर नॉट रेडिली अप्लाइड ऑन द वेरी स्मॉल स्केल, न्यूटन लॉस को हम ज्यादा छोटे स्केल पे अप्लाई नहीं कर सकते। वेरी स्मॉल स्केल मीन एटॉमिक लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे। एज वन गोज टू एक्सट्रीमली लो एनर्जी, और बहुत ज्यादा कम एनर्जीज के ऊपर भी हम इनको अप्लाई नहीं कर सकते ऑन द एटॉमिक स्केल पे आगे हम बता दें। पोजीशन एंड एक्सेलरेशन आर नॉट वेल डिफाइंड, यानी एटॉमिक लेवल पे एटम के जो पार्टिकल्स जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन मूव करो तो आप ऑपरेशन कराओगे, तो आप पर्टिकुलरली उस इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन और पोजीशन नहीं बता सकते। हम अप्रोक्सीमेटली अंदाजन बताते हैं कि ये स्पीड है, यहाँ पर इसका ग्रो होगा, इस शेल पे, इस सब शेल पे। ठीक, वेयर द
कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स टेक है। तो ये इन चीजों के बारे में जो हमें पता है, सेल शब्द के लिए वगैरह हमने कहाँ पढ़ा है, ये हमें क्वांटम मैकेनिक्स में पता है। तो क्वांटम मैकेनिक जो है वो अप्रोक्सीमेटली बताता है, अंदाजे के तौर पर बताता है कि इस वक्त इलेक्ट्रॉन की ये स्पीड है, इस वक्त ये इस शेल पे या सब शेल पर है। ठीक, जबकि न्यूटन के जो लॉ होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं और वो डेफिनेट प्रूफ के साथ आंसर्स देते हैं। ठीक है, अंदाजा नहीं लगाते। तो यहाँ पे एटॉमिक लेवल पे ये लॉ फेल, न्यूटन के लॉ काम नहीं आते। न्यूटन लॉज आर नॉट अप्लाइड फॉर ऑब्जेक्ट्स मूविंग एट हाई स्पीड। न्यूटन के लॉज उन ऑब्जेक्ट्स पे भी नहीं लगते हैं जो बहुत ज्यादा स्पीड से मूव कर रहे हों। स्पीड क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट, इतनी स्पीड से कि लाइट की स्पीड के बराबर। तो आपको पता है लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, 3 × 10⁸ बहुत ज्यादा स्पीड है। तो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट कॉम्प्लिकेट द डायनेमिक्स एट हाई स्पीड। रिलेटिविस्टिक इफेक्ट जो है वो कॉम्प्लिकेट कर देता है इतनी हाई स्पीड के ऊपर ऑब्जर्व करना ऑब्जेक्ट्स को। रिलेटिविस्टिक इफेक्ट क्या, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से ट्रेवल करेगा तो क्या होगा कि अगर वो ऑब्जेक्ट किसी भी स्पेसशिप के अंदर है या किसी जो है स्पेसशिप मान लेते हैं, स्पेसशिप के अंदर है, अगर लाइट की स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है, स्पेस की तरफ जा रहा है, तो अंदर जो बैठे हुए पैसेंजर्स है ना, उनके लिए टाइम स्लो चलेगा एज कम्पेयर टू द पीपल देट आर इन अर्थ। जो दुनिया पर है उनका उनका टाइम नॉर्मल चल रहा होगा, लेकिन जो लाइट की स्पीड से जाएंगे उनके लिए टाइम स्लो हो जाएगा। इसी तरह उनका मास भी ज्यादा हो जाएगा, जितनी ज्यादा स्पीड से ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है उसका मास इंक्रीज होते जाता है। अब न्यूटन के लॉ में तो सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन एफ इक्वल टू एम में मास को हम कांस्टेंट लेते हैं, अगर मास चेंज होगा तो वो लगेगा ही नहीं। तो यहाँ पे तो इतनी स्पीड से जब हम जा रहे हैं तो मास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो दैट्स व्हाई न्यूटन के लॉ रिलेटिविस्टिक इफेक्ट में अप्लाई नहीं होते हैं। तो एट हाई स्पीड एंड हाई एनर्जीज, इन सच सिचुएशंस वी वुड रिक्वायर टू यूज रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। ऐसी चीजों को पढ़ने के लिए हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स पे जाते हैं। इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम आइंस्टाइन ने किया था रिलेटिविटी की थ्योरी के ऊपर। तो उन सारी चीजों के ऊपर रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में इन सारी चीजों की एक्सप्लेनेशन मिल जाती है और न्यूटन के लॉस यहाँ पे इन सारी एक्टिविटीज एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो दीज वर द लिमिटेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉ। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आ गया। अगर कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें, स्टे हार्ड स्टे स्ट्रॉन्ग, टेक केयर, बाय बाय।